आज मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं जो है पॉपुलर चॉइस ऑफ द वीक एंड दैट इज लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने एक पोल कंडक्ट किया था, उसमें कुछ 70 लोगों ने उस पर अपनी सहमति जाहिर की कि ये स्टॉक साधन को एनालाइज करना चाहिए। बट आई एक्सपेक्टेड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट, सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं अगर कोई पोल कंडक्ट करता हूँ देन प्लीज पार्टिसिपेट विच एवर फोरम पे अगर ये पोल आपको मिलता है। मे बी ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @अमिताभ वत्स्या। और I generally conduct poll on YouTube and YouTube community page. So आप YouTube community page पे भी मेरे पोस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं दिखाता रहता हूँ। लेटेस्ट मैंने एप्पल के बारे में वहाँ पे एक पोस्ट डाला था, तो वैसे ही आप कम्युनिटी पेजेस पे प्लीज चेक किया करें साधन पे क्या चल रहा है, बिकॉज आज का स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा एक्टिव इन्वेस्टर को फेवर करता है। अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं देन यू हैव टू बी रियली एक्टिव। अच्छे फोरम्स पे क्या डिस्कशन हो रहा है, प्रोमोटर क्या बातें कर रहे हैं, इनसाइडर आर बाइंग द स्टॉक्स, तो ये सारी चीजें एक रोल प्ले करती हैं इन स्टॉक प्राइस। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप हमारे चैनल की कम्युनिटी पेज पे जरूर जाएं और वहां पे जाके कमेंट करें। मेरे पोस्ट पे मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ उस पे आप इंटरेक्शन करें, सो दैट you get to know what I know and I think I can add value to your investment decision making, and that's why Sadhan was started. Before we move on to Likhita, I would like to share with you that I have a stock selection framework which I have freely shared with you all on the channel in the video description में मैं video link दे रहा हूँ, but for your betterment मैं recap यहाँ पे present कर रहा हूँ so that you understand that what are the things which Sadhan looks for before Sadhan analyzes a stock in greater length. इस framework में अगर कोई stock pass नहीं करता है then I will not make a video about it. So if you want that Amitabh will make a video over your favorite stock, then please run this checklist in your portfolio. Then you can come out with your findings. You can write long posts in the comment कि ये stocks में ये अच्छा है, cash flow अच्छा है, ये अच्छा है, business model is good, and whatever you feel is right about the stock you can write it out, and then I can just explain that whether it is a good stock for long-term investment or not. So here goes my stock selection framework. तो फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक सिलेक्शन है क्या? ये बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इज इंडस्ट्री एनालिसिस कि ये स्टॉक किस इंडस्ट्री में है, ये इंडस्ट्री कैसा कर रही है, ये जानते हैं। फिर कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं कि कंपनी पैसे कैसे बनाती है। फिर ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या है, ये हम फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1 इज इंडस्ट्री एनालिसिस। क्या वो एक कमोडिटी इंडस्ट्री है या ब्रांड बेस्ड इंडस्ट्री है? अगर आप शुगर या सॉल्ट की बात करें तो वो एक कमोडिटी होती है, उसमें आप कितना भी अच्छा शुगर बना लें, आपकी मार्केट प्राइस से 2 रुपये 5 रुपये से ज्यादा कोई कस्टमर आपको पे नहीं करने वाला। अगर आपने ब्रांड बना रखा है, जैसे कि मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल के फोन्स में वही फीचर होते हैं जो शायद एक जियोमी फोन में होते हैं, लेकिन एप्पल के पास उन फीचर्स के अलावा एक इनटेंजिबल, एक ऐसी चीज है जो दिखाई तो नहीं देती बट कस्टमर उसे महसूस करते हैं, और वो पावर है ब्रांड का पावर। और इसी ब्रांडिंग पावर के कारण एप्पल सिमिलर फीचर वाले फोन को भी कॉम्पिटिटर से 2 गुने ज्यादा प्राइसेस पे सेल कर पाती है। उसके कारण उसकी स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी। तो हमें ऐसे इंडस्ट्री चूज करनी है जिसमें कि ब्रांड बनने के चांसेस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है इंडस्ट्री में कि क्या वो कंपनी साइक्लिकल है या कंपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंड पे डिपेंड करते हैं। साइक्लिकल कंपनी का मतलब होता है कि वो एक साइकिल को फॉलो कर, लाइक दिस। एक साइकिल कितने सालों का भी हो सकता है, 10-11 सालों का भी हो सकता है, जैसे शुगर से 7 साल का। और वैसे ही बहुत सारे साइक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और गलत टाइम पे आप उस साइकिल में एंटर करते हैं तो आपको एक लंबा समय वेट करना पड़ सकता है टू मेक अ रियल प्रॉफिट। तो साइक्लिकल इंडस्ट्रीज को जनरली अवॉइड करना ही एक बेहतर आइडिया है। तनिष्क जो है वो एक डिस्क्रिशनरी ब्रांड है। अगर इकोनॉमी में लोगों के पास पैसे हैं तो फिर वो तनिष्क के ब्रांड की सेल होगी। अगर इकोनॉमी नीचे जा रही है तो फिर ऐसे कोई डायमंड खरीदेगा ना कोई गोल्ड खरीदेगा, तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से आइसोलेट तो नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक इनेबलर होती है इंडस्ट्रीज के लिए। तो अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है तो वैसे इंडस्ट्री में
हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। फिर चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो सेक्टर एक फैंसी सेक्टर है, हॉट सेक्टर है, तो ऐसे हॉट सेक्टर में एक रिटेल इन्वेस्टर का जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसे सेक्टर को न्यूज चैनल वाले हॉट बना देते हैं। फिर उस सेक्टर के जो मार्जिनल प्लेयर हैं उनको भी ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि वो एक फैंसी नेम बन जाता है और उसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर पैसे डाल देते हैं। फिर वो एक बुरा इन्वेस्टमेंट साबित होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो इसकी बजाय ऐसी इंडस्ट्री प्रेफर करनी चाहिए जहां पे कोई ज्यादा एक्शन ना हो। ऐसी इंडस्ट्री प्रेफर करनी चाहिए जहां पे इंडस्ट्री के नॉर्म्स सेट हो ऑलरेडी और थोड़ी मोनोटोनस और बोरिंग सी हो, क्योंकि बोरिंग इंडस्ट्री में ही सीरियस पैसे बनाया जा सकता है। मैं एग्जांपल दूंगा एक ऐसे वेल्थ क्रिएटिव स्टॉक की जो टायर मैन्युफैक्चरिंग जैसे बोरिंग सेक्टर में थी और उसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकली रिवॉर्ड किया है, और वो स्टॉक है MRF। तो अगर आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ढूंढने हैं तो आपको बोरिंग सेक्टर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो इंडस्ट्री में आपकी गलती करने के चांसेस कम हो, क्योंकि उस इंडस्ट्री में वैल्यूएशन कंफर्ट रहेगा। तो इंडस्ट्री अगर हॉट है तो वहां पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। दूसरा लेग है बिजनेस मॉडल का। तो कंपनी पैसे कैसे बनाती है ये जानने के लिए आपको कंपनी की बिजनेस मॉडल की समझ होनी चाहिए। और साधन आपको बताता है कि दो तरीके की कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या तो मार्केट लीडर हो या कॉस्ट लीडर। वॉरेन बफेट ने कहा है अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट की सबसे लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है तो उस प्रोड्यूसर को कस्टमर ढूंढ ही लेती है। जो कॉस्ट लीडर है वो एक अच्छा इन्वेस्टिंग पॉइंट होता है। और मार्केट लीडरशिप तो ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मार्केट लीडर्स के पास ही पावर होता है टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में प्राइसिंग पावर पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, जो कि मार्केट लीडर्स के पास होता है। फिर ये कंपनी क्या एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में है, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार आप टॉप लाइन तो अच्छा जनरेट कर लेते हो लेकिन आपको कैश रियलाइज नहीं होता, क्योंकि आपको पेमेंट डिले होता है। ऐसी मिडिल साइज एसएमईज में काफी होता है। तो कंपनी मार्केट लीडर भी है बट उसकी बहुत सारे पैसे जो है वो उसके कस्टमर के पास है, उसके वेंडर्स के पास है, जो उसे रियलाइज नहीं होते हैं, तो वो उसके बदले में उसे लोन लेना पड़ता है और इसके कारण उसे एक एडिशनल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। तो हाई वर्किंग कैपिटल साइकिल इज नॉट अ ग्रेट साइन ऑफ गुड बिजनेस मॉडल। तीसरा और फाइनल लेग होता है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। यहाँ पे हम बात करते हैं पहले प्रॉफिटेबिलिटी की, कंपनी पिछले 3 सालों में प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो फिर इसमें आपको इन्वेस्ट करके बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ सकता है। फिर कंपनी लेवरेज तो नहीं है, जनरली हम प्रेफर करते हैं डेट फ्रीज कंपनीज की और ओवर लेवरेज कंपनी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। कंपनी की कैश फ्लो जनरेशन कैपेबिलिटीज कैसी है, क्या उसने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, ये सारे इंडिकेटर्स एक अच्छे सेक्टर की तरफ इशारा करते हैं। और अगर कैश फ्लो जनरेट कर रही है तो क्या वो उसे डिविडेंड के फॉर्म में माइनॉरिटी इन्वेस्टर को दे रही है या नहीं दे रही। इन 3 लेग्स को अगर कोई कंपनी क्लियर करती है तो फिर साधन के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर डीपर रिसर्च। जिन स्टॉक्स पे हमने वीडियो बनाया है वो सारे स्टॉक्स इन तीनों लेग्स को क्रॉस करने के बाद आए हैं। उसके बाद साधन उस पर टाइम स्पेंड करता है, उस पर रिसर्च करता है। इंडस्ट्री में कंपनी एक ब्रांड होनी चाहिए, नॉन साइक्लिकल इंडस्ट्री में होनी चाहिए, कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरमेंट एक फेवरेबल कंडीशन होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। वी प्रेफर मार्केट लीडर्स और कॉस्ट लीडर्स और लो वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडस्ट्रीज। फाइनेंशियल इंडिकेटर अच्छे होना चाहिए, डेट फ्री होने चाहिए, लास्ट 3 years में प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग होनी चाहिए। So now talking about Likhita Infrastructure. Likhita Infrastructure is as the name suggests, is an infrastructure EPC player. EPC का फुल फॉर्म होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। कोई एक प्रोजेक्ट हो उसको कंप्लीट करने के लिए EPC कंपनीज रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे गैस पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसा कि मैंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स के ऊपर में मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ है। गुजरात गैस जब 350 लेवल पे था तभी मैंने वीडियो बनाया था, अभी वो 750 के आसपास स्टॉक डबल हो चुका है ऑलरेडी। सो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। और उसी वीडियो के कमेंट में बहुत लोगों ने लिखिता के बारे में बात की थी। तो आई वाज क्यूरियस कि ये लिखिता क्या करता है। चलो अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी फाइंडिंग्स। दोस्तों अब हम बात करते हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये एक ऑयल एंड गैस में काम करती है जो कि एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। बीइंग एन ईपीसी कंपनी आल्सो इज अ साइक्लिकल बिजनेस, सो इट्स स्लाइटली बोरिंग, दैट इज ओके, दैट वर्क्स फॉर द कंपनी एंड द कंपनी गेट्स अ मॉडेस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट की जो ज़्यादातर सपोर्ट आती है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेवल पे आती है, क्योंकि वो फ्लो होता है गेल के थ्रू। गेल इज़ अ पीएसयू और गेल के अंदर ही ये सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड है टू सर्टेन एक्सटेंट। या फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट वगैरह कंट्रोल करती हैं, तो वहाँ पे अच्छा गवर्नमेंट सपोर्ट मिला हुआ है। बट ऑन दिस ईपीसी लेवल पे गवर्नमेंट सपोर्ट इज स्लाइटली लो। तो अबाउट बिजनेस मॉडल, लिखिता का बिजनेस मॉडल जो है वो इंटीग्रेटेड नहीं है। मैंने इसे इंटीग्रेटेड इट मींस कि आप एक लीस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर, लीस्ट कॉस्ट सप्लायर ऑफ एनी प्रोडक्ट तभी हो सकते हो जब आपके पास
वैल्यू चेन में आपके पास एक बार्गेनिंग पावर हो। बार्गेनिंग पावर तब बनती है जब आप इंटीग्रेटेड होते हो। तो जैसे कि एक और कंपनी है वेल्सपन कॉर्प। वेल्सपन कॉर्प इज काइंड ऑफ मार्केट लीडर इन डीआई पाइप्स, और वो पाइप्स बनाती है, और इस कंपनी के पास भी एक ईपीसी आर्म है। वेल्सपन कॉर्प की जो ईपीसी आर्म है, दे गो एंड बिड आउट लाइक लिखिता, दे विन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन दे बाय द सेम मटेरियल फ्रॉम वेल्सपन कॉर्प। उस हिसाब से उनके कॉस्ट जो है कंट्रोल रहते हैं इन अ वे, बिकॉज दे आर बाइंग इन हाउस। बट लिखिता के पास ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है कि दे हैव अ closer tie-up or strategic investment with a pipe manufacturer, let's say टाटा मेटालिक हो गया, वेल्सपन कॉर्प हो गया, या रत्नामणि पाइप्स हो गए। इस तरीके की ओईएम के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सो आई वुड से दैट वहां पे इनका बिजनेस मॉडल उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल काफी लंबी है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर नेगेटिव against this company. This is a small player with hardly 874 crore of order book. अगर आप इसे कंपेयर करें विथ अ लार्ज साइज ईपीसी प्लेयर जैसे केएनआर या पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके 8,000-7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसके सामने ये एक छोटा प्लेयर है। भले ही ये स्पेशलाइज्ड ऑयल एंड गैस में है, बट ओवरऑल इज नॉट अ लार्ज बिग प्लेयर इन द मार्केट। ऑन क्वालिटेटिव business aspect of it is that it is not a vertically integrated कंपनी लाइक वेल्सपन कॉर्प, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। सो कमिंग बैक टू फाइनेंशियल इंडिकेटर, तो फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए स्क्रीनिंग के लिए मैं screener.in यूज करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। तो screener.in पे मैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर के पेज पे जाता हूँ। वहां पे मेरे डैशबोर्ड पे आई कैन सी दैट दिस इज अ 630 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। इनकी आरओसी लुक्स गुड, 35%। डेट टू इक्विटी is almost zero, which says that this debt equity ratio is good. They have no pledge, so management quality का एक indicator यहाँ पे मिल जाता है कि no pledge है, that's good quality. Talking about the second column, return on equity is 26%, also a good indicator of management quality. Price to book value is 4. In a capital intensive sector, price to book of 4 is quite high. EV by EBITDA is on the higher side for a capital intensive sector. Promoter holding is high, 74%, which is a good thing. So I am getting a feeler that the promoter quality of this company is not bad. The returns are good, so management is quite effective. But valuation पे अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। स्टॉक की पी 16.6 है, इससे ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते हैं फिलहाल इस कंपनी के बारे में। द कंपनी हैज नॉट पेड डिविडेंड, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिकेटर में आई वुड लव टू हैव अ कंपनी विच हैव डिविडेंड यील्ड इन पॉजिटिव। रिटर्न ऑन एसेट इज गुड, प्रॉफिट ग्रोथ इज 134%, ईयर ऑन ईयर काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई देयर इज सो मच ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। Now we have to conduct the financial analysis of this company. So what I will do, I will use the feature export to Excel. If you do export to Excel, you will get a very lumpy database from screener.in. But in my case, I have Excel which does the half of the work for me. It's a color coded Excel. So ज़्यादा green हो तो अच्छी बात है। तो sales top line में there is a growth. You can see that there is a green colors are there, is growing. Operating profit margin is also increasing from 11% to 21-22%. Tax में this company has reducing tax, so we have to fathom inside the company कि ये reducing tax क्यों हो रहा है, वो उसके लिए annual report पढ़ना पड़ेगा. Let's just park it for a moment. Net profit margin is increasing in line with operating profit margin. Now the qualitative factor is CFO by EBITDA for me, and it should be 0.8 ideally, but यहाँ पे red जो signals हैं, it shows that it has been less than 0.8. This is a very strong operating parameter where this company doesn't score. इसको corroborate करने के लिए CFO by PAT for last 10 years का cash flow, cumulative cash flow from operation divided by cumulative profit after tax is 0.23. यानी कि cash flow from operation has been very low in comparison to PAT. You can see yourself. Profit after tax is let's say 18, 20, 29 level. For last 4 years, it's on an average they have generated 26 crore of profit after tax. But if you go into cash flow from operating activity, then you can see that they hardly have generated any cash flow from operations. On an average is 5. So against the profit average of 20, they are generating 1/4 of it as a cash flow. So they are not realizing cash. So book profit hai, but we have to be wary about it. CFO by EBITDA also tells me that something is grossly wrong with this company. Cash flow
का मिसमैच है इस कंपनी में. सो आई वुड स्ट्रांगली फील दैट दिस कंपनी इज not a long term growth prospect for me, because if the company is not able to generate a decent cash flow from operation, then I would shy away from investing into this kind of company. ये CF फ्लैग यहाँ इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है, -1, यानी कि मेरे लिए नो गो एरिया हो जाता है ये, बिकॉज ऑफ कैश फ्लो मैट्रिक्स. बाकी पैरामीटर्स अगर मैं देखना भी चाहूँ तो फिर मेरे लिए यहाँ पे इंटरेस्ट इसमें काफ़ी कम हो जाता है. ROC वगैरह काफ़ी अच्छी है, मैनेजमेंट क्वालिटी सीम्स टू बी गुड, बट कैश फ्लो फिल्टर पे ये पास ऑन नहीं कर. अभी 2 फिल्टर पे तो ये नेगेटिव आ गया. अब इसको कॉरबोरेट करने के लिए वेदर ये दोनों फिल्टर गलत तो नहीं बता रहे हैं, मैं एक बार और डबली चेक करने के लिए ग्रॉस करंट एसेट का नंबर देखना चाहूँगा. ग्रॉस करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ये देता है मुझे GCA डेज, यानी इतने दिनों का करंट एसेट इस कंपनी का मार्केट में है. और इसका मतलब ये हुआ कि इतने दिनों तक कंपनी को पेमेंट नहीं मिलेगी. इतने दिनों तक क्या तो कंपनी के पास ऐसा माल है जो रियलाइज़ नहीं किया जा सकता, लाइक इन्वेंट्री है या रिसीवेबल डेज है. तो दिस इज़ बेसिकली समेशन ऑफ इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल डेज. थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है, बट GCA डेज में ये इंट्यूटिवली ये सिमिलर थिंग ही बताता है. बेसिकली दिस इज इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स. तो इनकी GCA डेज जो है आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 94 to 117 एंड इट इज फेयरली ऑन द हायर साइड ऑफ 90. So GCA days is increasing. That is also indicative that company is not able to manage their receivable and inventory, and इसीलिए company में एक perennial cash flow problem है. And this is a perennial thing because you can see that 148, 105 kind of accruals days are there. यानी कि cash जो है वो system में आ ही नहीं रहा है because of पेमेंट्स जो हैं इन्हें लेट से मिल रहे हैं. बिकॉज इनके जो पेमेंट प्रोवाइडर हैं, जो इनके क्लाइंट हैं, लाइक दे वर्क फॉर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड और गेल. दीज आर बिग PSU एंड दे हैव अ कंट्रोल ओवर द सप्लाई, ओवर द पेमेंट्स. दे एंजॉय अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर. तो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग अ स्मॉल प्लेयर, इनके पास उतना बार्गेनिंग पावर भी नहीं है कि वो अपना कैश फ्लो इनसे सही तरीके से ले पाएँ. सो that is the reason, that's why I'm saying that this company is not a great play. So financial indicator पे ही ये company score नहीं कर पा रही है. That's why Likhita Infrastructure is not a buy in my list, and I will not move further with reading their annual report because I have better things to do in my time. The purpose of this framework is to weed out bad investment from good investment, and people who have invested to Likhita, यू कैन सी दैट IPO के समय से ये प्राइस भी नीचे आ गई है क्योंकि बिजनेस मॉडल में वो स्ट्रेंथ नहीं है. बिजनेस मॉडल भी वीक है. फाइनेंशियल इंडिकेटर्स में भी कैश फ्लो का इशू आ रहा है. वर्किंग कैपिटल साइकिल इज हाई. इट्स अ साइक्लिकल इंडस्ट्री. गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है. देन आई डोंट सी अ मेरिट इनटू इन्वेस्टिंग इन लिखिता फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म. आपके दिमाग में कोई स्टॉक चल रहा है जिसको आपने इस लेवल पे एनालाइज किया है, विच इज बेसिकली अ बेसिक लेवल ओनली, तो आप इन स्टॉक्स के बारे में अपने एनालिसिस शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन टू साधन, मेंशनिंग @साधन, एंड देन इट विल रीच टू मी एंड आई विल कमेंट ओवर इट एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू एनालाइज इट. लिखिता के बारे में मैंने एक्सेप्शन किया बिकॉज यू मेनी पीपल वर इंटरेस्टेड इनटू इट एंड आई वांट दैट पीपल शुड इन्वेस्ट इनटू गुड कंपनी ओनली. And if you want a short-term play, then Likhita could be a thing for you. I'm not saying that you will not be able to make 10% in 6 months, let's say. That is quite possible. But I am saying that in 5 years, if you'll hold these kind of companies, your chance of success is lesser in comparison to even if you invest into a company which clears most of the checklist, like Abbott Labs. वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ, यू कैन कंपेयर लिखिता वर्सेस अबॉट लैब. सो दैट इज द मैजिक फ्रेंड्स. यू हैव टू डिफरेंशिएट कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपकी जो फेवरेट स्टॉक है जिसके बारे में आप थोड़े कंफ्यूज हो, बस आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और अपने फेवरेट स्टॉक के बारे में लिखना है. तो कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है. तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. धन्यवाद. आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. टॉक्स डिस्कस इन दिस वीडियो आर नॉट अ रिकमेंडेशन. दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस.